आज मात्र 14 महीने में और 7 लाख सब्सक्राइबर होना, एक तो उन लोगों को मैंने ये इस चैनल के द्वारा सीखने को मिला है कि कोई भी चाहे हो, किसान का बेटा हो, कम पढ़ा लिखा हो, खेती करता हो, गेम करता हो, किसी का भी आ गाँव में कम से कम उस टाइम में भी 2,500-3 हज़ार थैलियाँ दूध की बिकती थी। अच्छा जी। तो मैंने ये देखा प्रवीण, अगर जा तूने अगर ये पशुपालन का काम नहीं किया तो एक दिन वो टाइम आएगा तेरे को भी। जो फर्स्ट कटराई जो सेल किया था वो 3.5 लाख रुपए का बात आवा है जी। पशुपालन में हमारा लगभग बात करें तो हरियाणा का जो पशुपालक है जी के नस्ल सुधार जी, और मेरा कहना यह है नस्ल सुधार नहीं अकल सुधार जी। अभी मान कर चलो मैंने कोई भी अपनी झोटी है 12, 13, 14 किलो जो भी है, मैंने मतलब नस्ल सुधार करना, उसके लिए सबसे पहला कदम उठाऊंगा कि भाई एक अच्छा सीमन यूज करूं जी। बिल्कुल सीधी बात है जी, ब्रीडिंग पे काम करना है तो उससे पहले अकल सुधार ये करना पड़ेगा कि भाई जो भी मतलब मैं सीमन यूज कर रहा हूँ वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, किस डॉक्टर से रखवाया, फुल गारंटी होनी चाहिए या खुद जाके लेके आओ। तो इसमें जी आप थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझा सकते हैं। मेरे को अजय भाई बड़ी खुशी हुई है कि आपकी भी दिलचस्पी ये है कि किसानों को भाई अच्छी बात पहुंचाएं, अच्छी जानकारी पहुंचाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी आप पहुंचाते हो। मैं जो भाई को एक ही बात कहूँगा, जो अजय रेडू डेयरी फार्म है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी आपको वीडियो को देखने को मिलेगी। और भाई की भी बहुत अच्छी दिलचस्पी है कि जो किसान साथियों के लिए अच्छा किया जाए और अच्छे जो पशुपालक हैं उनके भी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और भाई का जो किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल से को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भाई एक बार चैनल को अपना नाम फिर दोहरा दें। अजय रेडू डेयरी फार्म है। अजय रेडू डेयरी फार्म के नाम से ही भाई का चैनल है, जो मैंने भी बताया है। तो एक बार आप जरूर इस चैनल को भाई दोस्तों मैं अजय रेडू एक बार फिर से स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल अजय रेडू डेयरी फार्मर। तो भाई जो भी भाई नए जुड़े हैं तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और भी साथ में जो अपना फेसबुक पेज है वहाँ जाके भी आप फॉलो कर लें भाई अजय रेडू डेयरी फार्म से अपना जो पेज है। तो अभी लगातार डिमांड थी कि भाई जो प्रवीण फौजी लगभग भाई आज के दिन जो है यूट्यूब चैनल मेरे हिसाब से नंबर 1 पे चला हुआ है। तो भाई सभी भाइयों की डिमांड थी कि भाई कैसे प्रवीण फौजी साहब ने कैसे भाई एक आर्मी मैन होने के साथ साथ जो बाद में रिटायरमेंट के बाद जो एक पशुपालन को जो बढ़ावा दिया है और भाई उसमें जो लोगों को जागरूक करने का जो काम किया है, और भाई उनसे सभी की सभी जो जानकारी है और उनकी आप बीती है बिल्कुल अच्छे से जो है बिल्कुल सारी की सारी जानकारी लेंगे। और भी लगातार वीडियो से जुड़े रहना, क्योंकि हो सकता है अभी जो हेल्पफुल जो वीडियो है, नॉलेजफुल जो वीडियो हो सकता है 2 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन आप सभी भाइयों को काम आने वाली जो है वीडियो है जी। तो लगातार जुड़े रहना, बाकी की जो भी जानकारी होगी प्रवीण सर से ही लेंगे। नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हो फौजी साहब? बहुत बढ़िया भाई। तो सबसे पहले तो भाई मैं जो अजय रेडू डेयरी फार्म देखने वाले सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि भाई अपने ये फार्म पे पहुंचे हैं, अपने घर पे पहुंचे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई का। तो फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो, लगभग आपके भी जो यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर है लगभग 7 लाख कंप्लीट हो गए हैं जी। जो इतने कम समय में आपने जो इतना जो पशुपालन को बढ़ावा दिया और इतने जो सब्सक्राइबर अप किए हैं आपने, वो काफ़ी जो सराहनीय है, बिल्कुल अच्छी जो मेहनत की है। तो लगभग सारी पब्लिक है जो जी बिल्कुल आपको बहुत चाहती है कि भाई इतना जो अच्छा काम आप एक ईमानदारी के साथ आपने जो यूट्यूब पे काम किया और इतनी की तरक्की की है कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए बार बार बधाई है जी आपको। भाई सबसे पहले अजय भाई बात बताऊं कि 7 लाख होना का ये हर आदमी की कोई ना कोई चीज़ की स्टार्टिंग होती है। बिल्कुल। तो अपनी भी जैसे आपकी स्टार्टिंग है ऐसे ही मेरी स्टार्टिंग थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भी कोई चैनल हो। आज मात्र 14 महीने में और 7 लाख सब्सक्राइबर होना, एक तो उन लोगों को मैंने ये इस चैनल के द्वारा सीखने को मिला है कि कोई भी चाहे हो, किसान का बेटा हो, कम पढ़ा लिखा हो, खेती करता हो, गेम करता हो, किसी का भी चैनल बन सकता है। किसी की आपको अलग से किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टैलेंट की जरूरत है, वो है सिर्फ आपको मेहनत की यानी कि किसी भी फील्ड में लगे आप मेहनत के साथ करोगे तो 7 लाख और 15 लाख 20 लाख होना भी कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल फौजी साहब जी। तो लगभग आज का जो हमारा फौजी साहब जो टॉपिक है, लगभग बात करें कि भाई एक आर्मी मैन जी, तो वहाँ से रिटायरमेंट आप आए, तो लगभग जो है सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि दर्शक भाई सभी की इच्छा थी कि भाई फौजी साहब से बिल्कुल अच्छे से जो भी जानकारी बिल्कुल संपूर्ण जानकारी ली जाए। तो कौन से सन में आपने मतलब आर्मी ज्वाइन की और रिटायरमेंट कौन से सन में आए?
थोड़ा सा बताओ एक बार। अजय भाई, मैं जो भी आपके साथी आपके चैनल से जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं। मैं 99 में भर्ती हुआ था, 14 जुलाई 1999 को। ठीक है जी। उसके बाद 2015 में मैंने रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट होने के बाद भाई कोई सर्विस वगैरह न करते हुए मैंने सबसे पहले गाँव में ये देखा कि लोग पशुपालन का काम कम करते जा रहे हैं और मेरे गांव में कम से कम उस टाइम में भी 2,500-3 हज़ार थैलियाँ दूध की बिकती थी। अच्छा जी। तो मैंने ये देखा प्रवीण, अगर तूने अगर ये पशुपालन का काम नहीं किया तो एक दिन वो टाइम आएगा तेरे को भी दूध की थैली पीनी पड़ेगी, जिसकी मैं खिलाफत करता हूँ। थैली वाला दूध का, पैकेट वाला दूध का मैं भाई ये समझो अपने को तो अच्छी लगती नहीं, दुश्मनी समझ लो थैली का तो। क्योंकि जितना थैलियों से रोग चलता है ना, इतना किसी भी चीज़ से नहीं चलता। तो उस इच्छा के कारण मैंने भाई ये पशुपालन का स्टार्ट करा और पशुपालन का स्टार्ट में सभी जो अच्छे पशुपालक हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मैंने सीखा और मैंने जो सीखा अपने माँ बाप से सीखा और जो भी मैंने जो जानता था, और वो एक रिजल्ट है कि मैंने हर जो युवा साथी होता चाहे वो मेरे पास पहुंचा किसी भी बारे में पूछने के लिए, जो मैंने सीखने के बाद कि किस चीज़ का रिजल्ट कैसे मिलता है वो सबको बताने की कोशिश करी। और वही टाइम है जो मैंने अपनी ईमानदारी से जो काम करने की कोशिश करी, जो भी सच्चाई थी वो बताई, तो उसका ये नतीजा है कि इस प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को जो इतना प्यार मिला। बिल्कुल मिला जी। तो लगभग फौजी साहब बात करें कि जो पशुपालन का जो शौक है, पशुओं का जो प्रेम है आपके प्रति, तो वो आपको मतलब बचपन से ही लगा या फिर आर्मी रिटायरमेंट के बाद लगा? देखो भाई, वैसे तो एक पशु तो हम दूध पीने के लिए रखते थे, पिताजी रखते थे। जब वो नाइट जाया करती बाखड़ी हो जाती उसने बेच देंगे, दूसरी ले आंदे। तो ये शौक कह लो चाहे दूध पीने के लिए करते थे। लेकिन भाई मैं ये सोचता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे वो पशुपालन लगा लो, चाहे बिजनेस लगा लो, चाहे किसी भी फील्ड में। तो मैं एक तो जो जितने भी यूट्यूबर साथी हैं या और भी जो मीडिया के द्वारा भी दिखाते हैं, वो उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ भी सच्चाई दिखाएं। उनसे आप युवा साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों से सीख करके वो करते हैं निर्णय कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसी तरह मैं जब सेना में था तो मैं भी भाई ड्यूटी टाइम पे या बाद में अखबार पढ़ता था, तो उसमें उस टाइम पे आप ये मान के चलो मुर्रा काफ़ी हो रही थी भाई, युवराज जोटा फलाना जोटा, तो हम ये वीडियो देखते थे, उनसे मेरे को बड़ी सीखने को मिली। तो कि मैं भी एक भाई मुर्रा नस्ल में अपना नाम करूं। और भगवान ने मैंने जैसे स्टार्टिंग करी तो एक तो मेरी ये इच्छा रही कि चाहे कम पशु रखूं, अच्छे रखूं और ऐसे रखूं जिससे नाम हो। तो मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं, जब मैं 2015 में रिटायरमेंट आने के बाद मैंने शायद 16 में ही डेयरी का अपना फार्म कर लिया था मैंने। तो 2015 में ही जब तक मेरे गांव में कोई 5,000 से 7,000 का कोई कटड़ा नहीं बिका होगा, 7,000 का कटड़ा एक साल का। तो उस टाइम में मैंने शुरुआत करी। लोग कटड़े वालों को देते थे कटड़े, पालने की तो बहुत दूर की बात, उसके लिए दिया। हाँ। तो लेकिन मैं एक दिल से बात बताता हूँ, मैंने भाई अच्छी भैंस पाली, अच्छे उनको दूध पिलाना शुरू करा कटड़ों को। और मैंने जो फर्स्ट कटड़ा जो सेल किया था वो 3.5 लाख रुपए का कटड़ा सेल किया था। तो पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बना था, किसी को तो यकीन नहीं हुआ कि भाई 3.5 लाख का कटड़ा भी बिक सकता है कि इतने कम दिन का। तो उस दिन के बाद मैं ये मानता हूँ मेरे गांव में परिवर्तन आया, लोगों ने कटड़ों को भी दूध पिलाना शुरू कर दिया, नहीं तो लोग कटड़ी को समझते थे। और उसके बाद मेरी डेयरी फार्म को 1.5 साल 2 साल नहीं हुआ होगा, मेरठ में मेरा जोटा खीरो के कैटेगरी में फर्स्ट आया, 2 से 4 दांत कैटेगरी में दूसरे नंबर पे आया। तो मैं अपने आप का ये सौभाग्य मानता हूँ एक फौजी होने के कारण कि भाई इतने कम दिनों में मैंने भाई जो अपने पशुओं को भी पोजीशन आई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो लगभग फौजी साहब बात करा, जब आपने बताया कि भाई जो जोटियाँ का जिक्र भी करे आपने जी, तो उसमें बात एक छोटी सी आवा, क्योंकि मेरे कई दिन तक दिमाग में यही चल रहा था कि भाई इस चीज़ का जिक्र किसी मतलब अच्छे जो पशुपालक हैं जो जागरूक रहे उनके साथ करने का अलग ही मजा है जी। तो आज आपके साथ शेयर करें हम वो बात। तो एक बात आवा है जी, पशुपालन में हमारा लगभग बात करें तो हरियाणा का जो पशुपालक है जी के नस्ल सुधार जी, और मेरा कहना यह है नस्ल सुधार नहीं अकल सुधार जी। अभी मान कर चलो मैंने कोई भी अपनी झोटी है 12, 13, 14 किलो जो भी है, मैंने मतलब नस्ल सुधार करना, उसके लिए सबसे पहला कदम उठाऊंगा कि भाई एक अच्छा सीमन यूज करूं जी। बिल्कुल सीधी बात है जी, ब्रीडिंग पे काम करना है तो उससे पहले अकल सुधार ये करना पड़ेगा कि भाई जो भी मतलब मैं सीमन यूज कर रहा हूँ वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, किस डॉक्टर से रखवाया, फुल गारंटी होनी चाहिए या खुद जाके लेके आओ। तो इसमें जी आप थोड़ा बहुत
मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझा सकते हैं। मेरे को अजय भाई बड़ी खुशी हुई है कि आपकी भी दिलचस्पी ये है कि किसानों को भाई अच्छी बात पहुंचाएं, अच्छी जानकारी पहुंचाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी आप पहुंचाते हो लोगों को। तो सबसे पहले अगर सिमनों की बात करें तो मैं दोस्तों को यही करना चाहूँगा कि ब्रीड की अगर बात करते हो तो ब्रीड के ऊपर आपने जरूरी नहीं है कि मैं ये सख्ताई से बताता हूँ कि आपको 5 लाख का पशुधन खरीदना जरूरी है, कि 10 लाख का पशुधन खरीदना जरूरी है, कि उस ओढ़ पे मत जाओ। आप अपने घर पे ये देखो नॉर्मल पशु है चाहिए, लेकिन अच्छे उनका प्रयोग करके आप अच्छी नस्ल प्राप्त कर सकते हो। और मैं ये कहूँगा कि भाई आपके पास जितना मतलब जेब का वो है उसी के अनुसार आप पशु खरीदें, न कि दूसरे को दिखावा देने के लिए महंगे महंगे पशु के चक्कर में पड़ जाओगे। एक पशु अगर खराब हो गया तो आप जिंदगी में दोबारा पशु नहीं खरीद सकोगे। तो इसलिए जो इस लाइन में जो युवा साथी जुड़ते जा रहे हैं तो ये उनसे आग्रह है, चाहे आपके घर पे कोई आपको बका रहा है ये मुर्रा नहीं है, चाहे ये वो नहीं है, तो आप अच्छे ऊन का प्रयोग करके बुलों का अच्छी नस्ल प्राप्त कर सकते हो। जैसे एक साथी हो रहा था यूट्यूबर भाई, उसने मेरे से एक सवाल करे, भाई जी आप देखो फौजी होने के बाद इतने आप फेमस कैसे हो गए, इतने पशुपालन में कैसे आपने नाम कमाया, कैसे ये कराया? तो मैंने उनको ये बताया, मैं तो भाई डेयरी फार्म तो लगभग लोगों के ख़त्म भी हुए हैं, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, बोला क्या? मैंने अपने सबसे अच्छे नस्ल के जो बुल होते थे अपने डेयरी पे रखे हैं, डायरेक्ट क्रॉसिंग कराई है, न कि सीमन के चक्कर में पड़ा। मैं सीमन का आप ये मत सोचा करो सारी बार के प्रवीण फौजी भाई विरोध कर रहा है, लेकिन उनका एक कारण बताऊंगा। जैसे कोई सीमन के पीछे पड़ता है, भैया हमने अच्छे सीमन का, उसको पहली बात तो ये उसको सीमन अच्छा मिला या नहीं मिला, पहली बात तो ये उसके फार्म पर पूछेगा वो सीमन सोचना। फिर पीछे उसकी वो केयर रखी है कि नहीं उस गैस सिलेंडर में, या फिर वो कैसा है उसका बुल, कितनी बात होगी। फिर दूसरी सबसे बड़ी किस्मत ये है आपकी, आपको ये पता है कि नहीं आपका पशु हिट में है क्या, हिट में है क्या। अगर आपको उसका भी ज्ञान हो गया कि ये भी नॉलेज है आपको कि हिट में है, जब आपको सीमन रखना ये भी परख होगी, फिर आपने डॉक्टर बुलाया हो, फिर वो भगवान भरे से उसको सीमन को मानने न मानने, फिर उसके पंच कैसे थे, उसको कंसीव करने की शक्ति कैसी है, फिर अगर आपका पशु फिर भी नहीं मानना, खाली रह गया, 3 बार ऐसे ने सीमन दरवाया तो आपकी ब्यास बोलते हैं ना पाड़े रहेगी, तो आप तीसरे ब्याज में कितनी भी अच्छी ब्यास हो उस ब्यास को बिक्री करोगे, बिल्कुल जी बिल्कुल रख नहीं सकते। बोला बाखड़ी होगी या तो फिरना पड़ रही है, फिरना नहीं पड़ रही। किसान ये नहीं सोचता कि सीमन की कमी थी, किसान ये नहीं सोचता कि आज जोड़े छाप जो डॉक्टर सीमन रखे जाते हैं 1000 2-2000 रुपए की लूट मचा रखी है, वो ये नहीं सोचते भाई उसमें क्या कमी। लेकिन असली मैं बुलों के ऊपर क्यों जोर देता हूँ, हमारी पंचायतों ने हमारे बुजुर्गों ने हमेशा गांव में अच्छे अच्छे बुल रखे, उनका रिजल्ट है आज 24-24 25-30 केजी दूध की जो ब्यास हुई नहीं हुई हो तो बताओ, पंचायती बुलों का कमाल है, पंचायती बुलों का कमाल है। तो मैं हर किसान को ये कहता हूँ अगर आपने जागरूक बनना तो सबसे पहले अगर आप डेयरी फार्म की शुरुआत करते तो अच्छे 20+ की दूध की माँ का रिकॉर्ड का अगर आप कटड़ा रखोगे तो आपका डेयरी फार्म कभी भी धोखे में नहीं जाएगा, कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा, और अच्छे कटड़ी भी आप लाखों के बेच के अपनी कमाई कर सकते हो घर के। एक ये जो लोगों ने व्यवसाय एक जो मुर्रा नस्ल का या भैंसों का व्यवसाय एक छोटे लेवल का बना दिया, मैं ये कहता हूँ दूध लेने के लिए चाहे वो करोड़पति और चाहे अमीरपति लस्सी मांगने के लिए उसी गरीब के घर में जाते हैं। बिल्कुल, तो ये व्यवसाय छोटा नहीं है, छोटी सोच है। अगर सोच बड़ी रखी तो इस पशुपालन को आप किसी भी क्षेत्र में ले जा सकते हो। पशुपालन से मैं ये कहता हूँ करोड़पति बन सकता है, पशुपालन से प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। पशुपालन एक ऐसा है जो हर आदमी मिलता है। पद्मश्री से नरेंद्र सेक्रेटरी ने अर्जुन वो पद्मश्री अवार्ड मिला, बिल्कुल नहीं मिला हो तो बताओ। बिल्कुल मिला जी, पशुपालन से मिला, पशुपालन से मिला। पशुपालन से करमवीर सुनारियाला देख लो, करोड़पति आदमी, उसने सिर्फ पैसों उसके बुलों के उसे पैसे कमाए हैं। अपने एरिया में यो लगा लो, चाहे खुद का सीमन बैंक है जी, अर्जुन कुंगड़ लगा लो, चाहे सीमन बेच के आज उन्होंने पैसे कमाए, और कौन सा वो काम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि अगर आप पशुपालन भी ढंग से करोगे तो आप करोड़पति भी बन सकते हो, पद्मश्री अवार्डी भी बन सकते हो। काम है सिर्फ आपने मेहनत करनी। जो मैं आपको पूछना चाहूँ था जी फौजी साहब, हाँ। बिल्कुल आपने डिटेल तो वही बात बताई है, क्योंकि आपने बताया जी अकल सुधार के बारे में, अकल सुधार जरूर करो। हाँ। तो उसके बाद लगभग जो है जी हमारा चैनल भी आपकी तरह ऐसा ही है जी कि एक पशुपालन को बढ़ावा देना है, पशुपालक भाइयों को जागरूक करना है। तो इसमें मन देखो ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लगभग एक शिकायत रहो जी कि जो भैंस ब्याने वाली है 1 महीना पहले और उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन, वो थोड़ा सा डिटेल से बताओ भी कि केयर कैसे करनी चाहिए, डाइट प्लान क्या करना चाहिए, जो अपना देसी घरेलू डाइट। देखो मेरे पास भी काफ़ी साथियों के फ़ोन भी आते रहते हैं भाई, चैनल के द्वारा
सब ये बात पूछते हैं कि दूध कैसे बढ़ाएं। सिर्फ एक ही होता है, दूध बढ़ाना एक मकसद को नहीं होता, दूध से बढ़ाने से भी पहले बहुत कार्रवाई होती है। बिल्कुल। बच्चा पैदा होता है, अगर हम उसको शुरू में अस्पुष्ट नहीं रखेंगे, रोगों से नहीं बचाएंगे तो कहाँ हेल्दी बनेगा, कहाँ वो सपोर्ट करेगा, कहाँ ऊंचाइयों तक जाएगा। इसी तरह दूध बढ़ाने का भी सबसे पहले आपने ये देना पड़ेगा कि उसको काफ को कैसे तैयार करें। काफ वो बड़ा होगा, फिर वो दूध की नस्ल कैसी है उसके ऊपर आप जोर दोगे। फिर उसका ब्याने से पहले जो पशु ब्याता है उससे पहले भी 2 महीने अगर आप उसको सही तरह संभालोगे फिर ही अच्छा दूध निकालेगा। तो जो ब्याने से पहले 2 महीने का डाइट प्लान है उसको भी आप डाइट के हिसाब से और संतुलित पशु आहार, कोई भी संतुलित आहार उसको दोगे जब वो दूध अच्छा निकालेगा। तो लगभग छोटा आप थोड़ा बहुत जरूर बताओ क्या देना चाहिए। देखो पहले का बता दो। जब ब्याने को होता है पशु, मैं ये कहता हूँ, जब कई तो किसानों के फोन आते हैं जब 2-3 महीने की गैप होती है, भाई क्या खिलाएं, मैं उस टाइम पे ये कहता हूँ चाहे भैया अपना नॉर्मल खिलाते हो खिलाओ, लेकिन दो लास्ट के 2 महीने का जो पीरियड होता है उसके टाइम में अपने पशु की अच्छी केयर करें। उसको जैसे गुड़ है, कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, गुड़ खिलाओ। चना होता है, फैट का भी स्रोत है, ग्रोथ भी बढ़ती है, उसके अंदर जो बच्चा है उसके भी आहार पूर्ति होते हैं। फिर लिक्विड चीजों की भी बात करें तो उसको भाई टाइम से, जो मेन महत्व है पानी आप जो भी पिलाते हो साफ सुथरा पानी पिलाओ। क्या पहले आज जो पहले पुराने बुजुर्गों के जोड़ होते थे वो जोड़ नहीं रहे, गांव का पानी आता है और वो पानी छड़ता है, वो पशु पीते हैं, तो उसका भी आपका गलत असर है। फिर आप जो भी आपके एरिया में जिस प्रकार का अनाज है, चाहे मक्का ज्यादा होती है, गेहूं ज्यादा होती है, बाजरा ज्यादा होता है, उसी से अनुसार आप चाहे डाइट दो, लेकिन ज्यादातर अनाज इकट्ठे करके उनको गर्म करके रांध के दो। 9वें 10वें महीने में आपने कच्चा अनाज नहीं देना चाहिए। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, एक बात बताना। और जब आप तेल देते हो, सरसों का तेल देते हो, आपने देना है तो लास्ट 8वें महीने तक, 9वें महीने तक दे सकते हो। 10वें महीने में आपको सरसों का तेल देने की जरूरत नहीं है। फिर 3 से 4 केजी अपने पशु को देसी घी देना है, तो डालडा घी, फलाना घी न दे 10वें महीने में। 10वें महीने में उससे आप क्या करोगे, जो डाइट दे रहे हो उसको बात छोड़ दो। और अभी मैं कह रहा हूँ जो मोटी मोटी चीज, देसी घी देने का ये बेनिफिट होगा, आपका पशु ब्याएगा, जल्दी जेर गिरेगा, थन साफ निकलेंगे आपके पशु के, और आसानी से ब्याएगा, उसको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि उसको जब पशु गर्भ में पड़ता है तो उसको ज्यादातर आप देखते होगे लिक्विड की जरूरत होती है। तो जब पशु ब्याह जाता है उसके बाद अपने जो 1 घंटे के बाद ही अपना जो छोटा काप है, कटड़ा है, कटड़ी है, उसको दूध अवश्य पिलाएं, उसका खीस भी भरपेट पिलाएं। जब आपने उसको थोड़ा पिलाया, बोला भाई गैड़ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो उसकी आंत कभी भी नहीं फूलेंगी और उसकी खुराक नॉर्मल हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आप पिलाओगे दूध ज्यादा तो दस्त लगेंगे। उसकी कैपेसिटी शुरू में ही बढ़ा दो, उसकी जो ग्रोथ उधर से ही शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप अपने 2-2 केजी दूध सुबह शाम अपने पशु को हरदम पिलाते रहो। जी ठीक है जी। और तो लगभग और एक ब्याने के बाद 1 हफ्ते तक नॉर्मल डाइट रखें, सूखा खिलाएं। व्यापारी लोग क्या करते हैं आजकल, पूछने भी लगे किसान भी, भाई क्या दिन की ब्याई होगी, 3 दिन की, दूध कितना। पहले डेरा हमारे लोग क्या बोलते थे कि दूध कहाँ भाई, खीस सही तो दूध कहाँ। अभी 3रे दिन रिजल्ट चाहिए सबको, 15 केजी दूध चाहिए 3 दिन की ब्याई का। तेरा पशु है क्या है। तो व्यापारियों ने अपनी वो भी स्टाइल चेंज कर दी, दे बाल्टी और उसका पशु भाई भूखा खाएगा भी ठीक है, खा लेगा, लेकिन कई पशु एक दिन ऐसे हो जाते हैं वो बिल्कुल खाना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि जापा है, चाहे वो लेडीज का हो चाहे भाई पशु का हो, सबका जापा तो एक सा है। तो बिल्कुल कच्ची आते थी उसका जम जाता है और वो पशु बिल्कुल खाना चरना बंद कर देता है, और जिसकी वजह से पशु चरेगा नहीं तो दूध कहाँ से बनाएगा। इसलिए अगर आपने पशु को अच्छा दूध पे चलाना तो 1 हफ्ते तक हमारे जैसे बुजुर्ग गुड़ मेथी का ज्यादा, बाजरे का प्रयोग करते थे, ऐसे अनाजों का प्रयोग करके उसको नॉर्मल खड़बे करके और सूखे अनाज ज्यादा खिलाओ। उसके बाद आप चना चूरी जो भी डालते हो ये शुरू रखो। बिल्कुल जी। तो यानी कि 1 हफ्ते तक का जो पीरियड है आप उसको कच्चा अनाज वगैरह फिर नहीं दे, बिल्कुल ना दो। हाँ ठीक है। लगभग इंतजार करो मेले से चलने का, लगभग मेले से। बिल्कुल। मेले के लिए गुलकंद है, गुलकंद भी दे सकते हो, गुड़ वगैरह भी, उससे भी मेला चल जाता है। और आजकल और भी कई टॉनिक है, लेकिन गुलकंद सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है जी, देसी टॉनिक। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फौजी साहब आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया, क्योंकि लगभग अपने पशुपालक भाई भी हैं वो भी
आपके चैनल पे भी लगभग डाइट प्लान से जो रिलेटेड जो वीडियोज आती रहती हैं, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ना लगे, कई दिन निकल जाएं डाइट प्लान की वीडियो डालने में। तो हमने भी यही सोचा कि भाई जो प्रवीण फौजी की जुबानी जो भी है डाइट प्लान से रिलेटेड जानकारी पशुपालक भाइयों को दे। इसके लिए आपने जो टाइम दिया, जो जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और वीडियो के अंत में मैं जो भाई को एक ही बात कहूँगा, जो अजय रेडू डेयरी फार्म है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी आपको वीडियो को देखने को मिलेगी। और भाई की भी बहुत अच्छी दिलचस्पी है कि जो किसान साथियों के लिए अच्छा किया जाए, और अच्छे जो पशुपालक हैं उनके भी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और भाई का जो किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल से को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भाई एक बार चैनल को अपना नाम फिर दोहरा दें। अजय रेडू डेयरी फार्म है। अजय रेडू डेयरी फार्म के नाम से ही भाई का चैनल है, जो मैंने भी बताया है। तो एक बार आप ज़रूर इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करना, उसके बाद ज़रूर आपको एक अच्छी बढ़कर एक से एक बड़ी जानकारी मिलती भी रहेंगी। धन्यवाद। तो धन्यवाद भोजी साहब, एक बार फिर से राम राम जी आपको। धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी, राम राम जी सभी को।